जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए जल्दी से बैरागी रिसर्च सेंटर। आज का करंट अफेयर 7 अप्रैल 2025 का करंट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनकी क्लासेस को लेने के साथ साथ आज आपका जो बैरागी मंत्र में होने वाला है, भारत के संविधान के जो अनुसूची हैं और भाग हैं दोनों के दोनों टॉपिक होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके 10 बहुत ही खूबसूरत प्रश्न करंट अफेयर होने वाला है और जो संभावित प्रश्न है वो भी इंक्लूड किया गया है। मतलब कि इस क्लास में हम 3 टॉपिक लेके चलते हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपसे गुजारिश है कि जितने भी फ्रेंड नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आज जो आप सभी का बैरागी मंत्र में होने वाला है वो अनुसूची और भाग होने वाला है। ये दोनों को आज हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, समझेंगे एक करके। सबसे पहले जो बैरागी मंत्र में भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है उनको देखेंगे। तो पहली अनुसूचियां में क्या है, राज्य और संघ क्षेत्र है। तो राज्यों की संख्या टोटल कितनी है भारत में, 28 राज्य है। संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है, टोटल 8 संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूचियां की बात करें तो भाग क का, इसमें क ग घ अंग मतलब टोटल 4 भाग है। इसमें देख लीजिए, भाग क में राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के बारे में उपबंध, भाग ग में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध लिखा गया है। भाग घ की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध लिखा है। भाग अंग में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध लिखा गया है। तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट जो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सारे के सारे दूसरी अनुसूचिया में है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न। आगे देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि तीसरी अनुसूचिया में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। चौथी अनुसूचिया में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, जो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जैसे भाग ख में साधारण, भाग ख में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का कह सकते हैं आप, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है। भाग ग की बात को बोले तो अनुसूचित क्षेत्र, भाग घ अनुसूची का संशोधन। तो याद रखिएगा 5 भाग में क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन इसमें शामिल आएंगे। तो 4 गो या 6 में याद रखिएगा, 6 में 4 कौन कौन, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 4 के 4। और जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए वो बैरागी रिसर्च सेंटर ग्रुप को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और खासकर और जिसको व्हाट्सएप के माध्यम से चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे एक नंबर है, उस पर आप हाय भेजें। एक नंबर आप लोगों को लिखा रहे हैं 7907 एक मिनट 7। देखिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिखा होगा, क्या 7903379071। इस नंबर पे आप हाई का मैसेज करें और साथ ही साथ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के साथ में आपको पीडीएफ ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी भाइयों को ये नंबर एक बार फ्लैश हो रहा है और ख़ासकर आप लोग ये नंबर को लिख लें, ठीक ना, 7933799071। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या कह रहा है, सूची 1 संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है।
ठीक ना। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची आते हैं। और 8वीं अनुसूची की बात बोले तो भाषा, 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा है और भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है, हम लोग का 22 भाषा है, ये भी याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची की बात बोले तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का अधिमान्यकरण, तो भाग 9 में सीधा याद रखिए, अब ये भूमि से रिलेटेड है, ये बात याद रखिएगा। भाग 10 की बात बोले तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया गया है, तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किस में दिया है, भाग 10। 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, तो याद रखिए पंचायतियों की शक्तियाँ, उसकी प्राधिकरण और उत्तरदायित्व किस में है, 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची की बात बोले तो नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ के प्राधिकरण और उत्तरदायित्व जो है 12वीं अनुसूचियाँ में शामिल है। अब हम लोग ये अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ देख लिए, अब ध्यान से अब भाग की ओर चलते हैं। जो भाग में भाग को देखेंगे और उसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है उनको देखेंगे। पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 4 के बीच में आता है। दूसरा है नागरिकता, नागरिकता जो है 5 से 11 के बीच में आता है। तीसरा मौलिक अधिकार 12 से 35 के अनुच्छेद तक आता है। नीति निर्देशक तत्व चौथा हुआ 36 अनुच्छेद से 51 अनुच्छेद तक होता है। और 4 का क याद रखिएगा, मूल कर्तव्य आता है जो कि 51 क के अंतर्गत आता है। संघ जो है 5वां भाग है और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। छठा है राज्य, इसमें जो है 152 से 237 तक अनुच्छेद है। फिर उसके बाद बात करते हैं 7वां फर्स्ट अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची के भाग ख के राज्य, इनको 238 अनुच्छेद में रखा गया है और इसे निरस्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, इनमें जो अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। भाग 9 है पंचायतें, पंचायतों को 2 पार्ट में बांटा, पंचायत में क और ख। पंचायतें जो है 243 से 243 के क 9 तक है, जिसमें नगरपालिका क वाला जो है नगरपालिका 243 के त से 243 के य 6 तक है। और ख में जो है सहकारी समितियां, जिसमें 243 के य ज से य 9 तक है। आप लोग बताइए अभी सहकारी मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये बताना है आप लोगों को कमेंट में। सहकारी मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात बोले तो उनका जो अनुच्छेद है 243 से 243 क तक आएगा। 11वां भाग जो है संघ और राज्य के बीच में संबंध जो है, इसमें अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। भाग 12 की बात बोले तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इनमें जो अनुच्छेद है 264 से 300 क तक इसका अनुच्छेद रहने वाला है। भाग 13 की बात बोले तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन में 301 से 307 तक अनुच्छेद रहने वाला है। आगे चलते हैं। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा की बात बोले तो वो 308 से 323 अनुच्छेद इसके बीच में आने वाला है। और 4 के क में की बात बोले तो वो अधिकरण है। अधिकरण का मतलब हुआ तो कि नॉर्मल आर्टिकल, इसमें 323 के क से 323 के ख तक आने वाला है। आगे चलते हैं कि 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है, याद रखिएगा 15वां भाग किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है और यह आर्टिकल 324 से 329 तक है। 16वां भाग जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे SC ST के लिए इसमें विशेष उपबंध है, आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 जो कि राजभाषा है, राजभाषा जिसमें आर्टिकल जो है 343 से 351 के बीच में है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका देखिए, अगर बोला जाएगा कि भाग 18 की बात बोले तो आपात उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक आएगा। भाग 19 की बात करें तो ये प्रकीर्ण है, जो कि 361 से 367 तक आएगा। भाग 20 ये पूछा जाता है संविधान संशोधन, ये आर्टिकल 368 याद रखिएगा। उसके भाग 21 की बात बोले तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है और इसका आर्टिकल जो है 369 से 392 के बीच में आएगा।
भाग 22 की बात बोले तो लास्ट भाग है, 22 की भाग बोले तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आर्टिकल जो है 393 से 395 के बीच 95 तक रहने वाली है। तो हमने देखा कि हमारे जो संविधान में है टोटल, पहले अनुसूचियां हम लोगों ने देखा, अनुसूची जो है, अनुसूची की संख्या टोटल कितनी है, अनुसूची की संख्या टोटल 12 है। फिर हमने भाग को देखा, भाग कितना है, भाग टोटल के टोटल 22 हैं। अब भाग के अंदर जो आर्टिकल है बोलते हैं उसको अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है टोटल 395 प्लस अनुच्छेद है। अब कल से जो है आपके बीच में ये अनुच्छेद की में एंट्री हम लोग करेंगे, पहला अनुच्छेद क्या है, दूसरा अनुच्छेद क्या है, हर एक को बारीकी से हम लोग कम से कम 10-10, 20-20 आर्टिकल्स लेके चलेंगे, खासकर वन टॉपिक। जैसे एक है पहला कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके 1 से लेके 5 तक है आर्टिकल्स। फिर उसके बाद दूसरा है नागरिकता, 2 से लेके कहाँ तक, 11 तक, इन 6 से लेके 11 तक इन आर्टिकल को। तो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हर एक को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। आई होप कि आने वाला समय में हम लोग के पास इतना पॉलिटी का विस्तार हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग बार बार रिवीजन करके इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का सेशन बैरागी मंत्र रहने वाला है, 10 मिनट का सेशन करेंट अफेयर और 10 मिनट का क्वेश्चन जो पूछे आने वाला संभावित प्रश्न रहने वाला है। चलिए आज चलते हैं आगे की ओर। आज है 7 अप्रैल 2025। दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है आप सभी के, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल का आज का करेंट अफेयर है। तो जो भी हो, जो भी फ्रेंड नए जुड़े हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लीजिए। और जिन भाइयों को PDF चाहिए, PDF आप 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है बैरागी रिसर्च सेंटर, और ख़ासकर और एक दूसरे तरीके से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7903379071। आप इस पे कमेंट कीजिए, इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप से आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के करेंट अफेयर की ओर। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसको। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग के जीवन में, मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन हम लोग के लिए ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको सुनिएगा। कह रहा है कि वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। कोई कहते हैं कि तकदीर मेरा किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, तो मन में एक जिद बैठा लीजिए, एक मन बना लीजिए कि नहीं, तकदीर अगर बोल रहा है किस्मत ख़राब है तो किस्मत को बदल के रहना है। इसीलिए इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि एकदम जी जान लगा के पूरी तरीके से मेहनत कीजिए। समझ गए? चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर की ओर। गणपति बप्पा मोरिया गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत ही प्यारा गणेश जी हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही लाजवाब आप सभी के बीच में, आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ध्यान से समझिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया है कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये दिया गया है किसके द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट भी लिख दिया गया है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको बारीकी से आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले श्रीलंका की बात आई। श्रीलंका की राजधानी 2 है, एक विधायी राजधानी है जिसका नाम है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, और दूसरा कार्यकारी व न्यायिक राजधानी है, उसका नाम है कोलंबो। तो दोनों नाम को याद रखिएगा। एक नाम आपका क्या है? श्री जयवर्धनपुरी कोटे, और दूसरा है कोलंबो। अभी जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या है, और राष्ट्रपति की बात बोले तो अनुराग कुमारा दिसानायके है। याद रखिएगा कौन है? तो राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके।
और युद्ध अभ्यास जो होता है श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण। आई होप कि आपको इस टॉपिक से पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है, ACC, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं, ध्यान से देखिए, जिसको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा हो, ज़रूर एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। देखिए, ACC का फुल फॉर्म होता है एशियाई क्रिकेट परिषद, काउंसिल का इंग्लिश होता है काउंसिल इसका, जिससे ACC भी कहा जाता है। स्थापना इसकी 1983 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। उद्देश्य इसका क्या है, एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना और विकसित करना। अध्यक्ष अभी जस्ट हम लोग ने देखा, अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी है। अभी टोटल सदस्य की संख्या इसमें कितनी है, टोटल 30 सदस्य इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसके अधीन परिषद महाद्वीप की क्षेत्रीय प्रशासनिक संस्था आती है। हालिया घटना की बात बोले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये मोहसिन नकवी कहा जाता है कि वहाँ के पाकिस्तान के जो है वो गृह मंत्री है, पाकिस्तान के गृह मंत्री है। और तब पर भी ये जाके इतना बेल्ला बैठा है ये, तब पर भी जाके ये क्या हुआ, ACC का क्या बन गया, अध्यक्ष जाके वहाँ पे बन गया। पूर्व अध्यक्ष की बात बोले तो पूर्व अध्यक्ष सम्मी सिल्वा, याद रखिएगा, पूर्व अध्यक्ष जो कि श्रीलंका के थे, सम्मी सिल्वा को पूर्व अध्यक्ष इनके थे। उन्हीं के स्थान पे जो है मोहसिन नकवी को बनाया गया है। और एशिया कप की बात बोले तो ACC द्वारा आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, एशिया कप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा एशिया कप आयोजित किया जाता है। कुछ और नाम याद रखिएगा, जैसे ICC के हेड जो है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं वो जैसा है। BCCI के जो सचिव हैं वो है देवजी सेकिया। और BCCI के जो हेड हैं वो है रोजर बिन्नी। और साथ ही साथ भारत के जो भी वर्तमान में कोच है वो है गौतम गंभीर, याद रखिएगा, भारत में जो वर्तमान में कोच कौन है, गौतम गंभीर है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप लोग कॉपी में कहीं ना कहीं क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, थर्ड आपका प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से आप सभी के बीच में मैं, और इसका एकदम से बंटा झाड़ हो रहा है एकदम। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर भी अवश्य करें। प्रश्न है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त अमलसाद चीकू, याद रखिएगा, नाम बहुत ही बेहतरीन है, अमलसाद चीकू का संबंध किससे है। खासकर एक बात और भी बताएं, चीकू जो है विराट कोहली का पेट नेम भी है, पेट नेम नहीं कहा जाए, निक नेम कहा जाए, तो याद रखिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि अमलसाद चीकू का संबंध किससे है, तो अमलसाद चीकू का जो संबंध है वो याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है, ठीक ना। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। और इसके राज्यपाल कौन है, आचार्य देव है। और एक टॉपिक बन के आया GI टैग। GI टैग के बारे में इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बताएं, GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यह एक्ट 1919 में आया था और यह एक्ट पूरी तरीके से लागू 2003 में जाके हुआ, जिसमें से इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया जाता है। और ख़ासकर पहली GI टैग जो है दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो कि असम की है। GI के मामले में जो सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, उसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। भारत में अब तक कब लेटेस्ट डाटा है 31 मार्च 2024 तक टोटल GI टैग की संख्या जो है, याद रखिएगा, 635 उत्पादों पर GI टैग लगाया जा चुका है। 635 उत्पादों पे क्या लगाया गया है, GI टैग लगा चुका है। तो आप लोग बहुत अच्छा, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, हकीकत बताएं, इस टाइप से PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे चलते हैं।
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो बांग्लादेश अब संभालेगी। याद रखिएगा, बांग्लादेश संभालिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। हिंदी में अगर बोले तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। और इसकी स्थापना बिम्स्टेक की बोले तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी मुख्यालय की बात बोले तो ढाका बांग्लादेश में है। और यह 2004 में जो है इसके साथ भूटान और नेपाल शामिल हुआ। अब इनके सदस्यों की संख्या जो टोटल बन गई है, टोटल 7 सदस्य इसमें हो चुके हैं। 7 सदस्य का नाम एकदम बारीकी से आप लोग समझिए। पहला भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा थाईलैंड, पांचवा श्रीलंका, छठा म्यांमार और सातवां भारत। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। आई होप कि आपको दिखाई दे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, आपको मैप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ऊपर में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडिया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 देश हुआ। और एक साथ साथ म्यांमार भी है। म्यांमार तो हो गया, अब श्रीलंका भी है। ये सातों के साथ कंट्री जो है बिम्स्टेक में जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। 1997 में, जस्ट अभी हम लोग ने देखा था 1997 में। यस या नो? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट एक प्यारा सा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी इस टाइप का PDF बना के आप सभी तक प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये न्यू पंबन ब्रिज है। पहले पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अभी न्यू पंबन ब्रिज है। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। ये आप कुछ तस्वीर देख रहे होंगे, ये पंबन ब्रिज का ही तस्वीर है। और ये कैसा है? वर्टिकल कह सकते हैं, वर्टिकल ब्रिज है। यहाँ से जब इस पे से ट्रेन गुजर जाएगी, जब इधर से नाव जाएगी, तो ये जो ब्रिज है ऊपर की ओर 17 मीटर तक उठ सकती है। पहले देख लीजिए ये कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये जो पंबन ब्रिज है ये आपका कहाँ स्थित है? पंबन ब्रिज, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है? तो पंबन ब्रिज जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? याद रखिएगा, 1914 में इस पंबन ब्रिज को क्या कर दिया गया था? 1914 में प्रारंभ किया गया था पंबन ब्रिज को, लेकिन 2022 में इसको बंद कर दिया था, ठीक ना? और इसी का नाम अब जो है न्यू पंबन ब्रिज के नाम से ये हुआ है। और इस पे जो ट्रेन चलेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। पंबन का दूसरा नाम ये न्यू पंबन ब्रिज हो गया, या इसी को पंबन 2.0 नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसका शुभारंभ जो है हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक ना? और ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। जहाज़ का आवाजाही के लिए, इधर से जहाज़ का आवाजाही के लिए ये बनाया गया है। अब कुछ यहाँ पे डिटेल आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं, इसको भी समझते हुए चलिए। कह रहा है कि पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और यह वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और इनकी लागत कितनी है? टोटल 550 करोड़ रुपया से अधिक की इनकी लागत है। लागत पूछा जाएगा तो 550 करोड़ रुपया से अधिक की लागत है इसमें। और साथ ही साथ यह ब्रिज जो है 2.08 किलोमीटर लंबी है और इसमें 99 खंभों के बीच की दूरी है। याद रखिएगा, इनमें टोटल बीच की दूरी कितनी है? टोटल 99 खंभों लगी हुई है। और इसका लिफ्टिंग हिस्सा जो है वो 72.5 मीटर का है, जो कि 17 मीटर ऊंचे तक उठ सकता है। जो लिफ्टिंग करने का जो इसकी लंबाई है वो 72.5 मीटर की है, जो कि कितनी ऊपर तक उठ सकती है? 17 मीटर ऊंचा तक उठ सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न? हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी, यहाँ पे होगा क, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो याद रखिए श्री कृष्ण और रुक्मणी के जो विवाह हुई थी उनके बीच में जो मतलब शादी हुआ था, उनका एक मेला मनाया जाता है, उसका नाम है माधवपुर घेड़ मेला। ये कहाँ मनाया गया ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये मेला जो है गुजरात में मनाया गया। ये मेला कहाँ पर मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। ठीक है, गुजरात में मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना जी। और यह जो स्टार्ट हुआ रामनवमी के दिन स्टार्ट हुआ। यह मेला कब स्टार्ट हुआ? रामनवमी के दिन स्टार्ट हुआ और ये 5 दिन तक चलेगा। ये मेला 5 दिन तक ये मेला चलेगा। ठीक ना। और साथ ही साथ अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी जस्ट फिर से हम लोग भी बोलेंगे, रिवीजन करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र पटेल जी, श्री भूपेंद्र पटेल जी। और राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत जी। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है कि हाल ही में हितेश गुलिया, नाम याद रखिएगा, हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये प्रतियोगिता कह रहा है कि कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा ये जो प्रतियोगिता है ये हुई है ब्राज़ील में हुई है। विश्व मुक्केबाज कप 2025 कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। तो ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसकी मुद्रा की बात करें तो ब्रासिलियन रियाल है। राष्ट्रपति की बात करें तो लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे माउरो वियरा यहाँ के प्रधानमंत्री है। कौन है? माउरो वियरा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। आपको यहाँ पे मैप में ब्राज़ील दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का ये पार्ट है। ठीक ना, साउथ अमेरिका का ये पार्ट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। ये जो है हितेश गुलेरिया जो है ये कितनों केजी का भार उठाया है? तो 70 केजी का ये भार उठाया है। ठीक ना। और इंडिया को टोटल इसमें जो है टोटल इंडिया को 6 पदक मिला है। याद रखिए कितना पदक मिला है? 6 पदक मिला है। 6 पदक में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ये याद रखिएगा, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक मिला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ध्यान से आप समझिएगा। कह रहे कि हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये पेंशन पे शोध क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए अभी हम लोग का जो देश है युवा वाला देश है। कुछ समय के बाद, आज से 20-30 साल के बाद, 40 साल के बाद हम लोग का देश जो होगा वो वृद्धावस्था वाला देश होगा। उसी पे शोध चल रही है। खासकर जब वृद्ध हो जाएगा उस समय इंसान को किस तरीके से हर एक चीज़ की आपूर्ति होगी, इस पे चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया। ये याद रखिएगा। ठीक ना। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा इस पे सहयोग कर रहा है विश्व बैंक के द्वारा सहयोग हो रहा है इसमें। ठीक ना, विश्व बैंक के द्वारा इसमें सहयोग दिया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ आप सभी के बीच में है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.96% किसने हासिल किया है? देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दें, ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट को 2 पैमाने पर नापा जाता है। एक पैमाना है रियल ग्रोथ रेट और एक होता है नॉमिनल ग्रोथ रेट। एक क्या होता है? नॉमिनल ग्रोथ रेट। रियल कहते हैं वास्तविक और ये होता है नाम मात्र का। रियल में जो है इसमें जो है इन्फ्लुएंस, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन इसमें नहीं जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। और जो है ये जो ग्रोथ रेट है 2024-25 में, और कह रहा है कि 9.96 जो है ये रियल जिसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा हुआ है, ये वास्तविक आर्थिक विकास कह रहा है 9.69%। ये जो है अभी तमिलनाडु राज्य का है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे अगर बोला जाए तो आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है, चौथे स्थान पे क्या है? हरियाणा है। इन सभी डाटाओं को आप लोग याद रखिएगा। और खासकर ये ग्रोथ रेट जो है 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक रियल ग्रोथ रेट, एक होता है नॉमिनल ग्रोथ रेट। रियल ग्रोथ रेट में जो है इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ रेट में जो है इन्फ्लेशन को ऐड किया जाता है। और कहीं ना कहीं नॉर्मल ग्रोथ रेट ही आप सभी का सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, इसमें जब इन्फ्लेशन, महंगाई आपका ऐड कर दिया जाए तो नॉमिनल जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा।
चलिए आगे की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के लास्ट करंट अफेयर देखिए ध्यान से। आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग ने देखा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे की ओर चलते हैं। आगे का आपका प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। कुछ अगर इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है, जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये याद रखिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है और 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ध्यान से। 24 अप्रैल की बात बोले तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ये अप्रैल मंथ का जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसको देखिए। 10 अप्रैल की बात बोले तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, सॉरी विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, हेम्योपैथी दिवस, हेम्योपैथी दिवस। और 19 अप्रैल की बात बोले तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लीवर दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। 10 करंट अफेयर हम लोग को ने कर लिया है। 10 करंट अफेयर करने के साथ साथ सभी फ्रेंडों से गुजारिश है कि आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं आप लोग, और जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और ख़ासकर जो नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ पे बारीकी से वर्क किया गया है और इसमें और ज़्यादा डेवलप, अभी तो 2 दिन हुआ ही है, इसमें और ज़्यादा डेवलप होने की संभावनाएं हैं। आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें। आज अब जो आपका होने वाला है वो होने वाला है एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न, जो सारे के सारे प्रश्न हैं। ध्यान से कम आप इसमें आज जो है हम 10-10 करके 20 लाए हैं, जो कि पिछले 2 दिन का रिवीजन आप लोग को करवाएंगे। ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पेरिस 2024 सोनम विकास शुभांकर कौन सा है? तो याद रखिए फ्रिज है ये, सोनम विकास यहाँ पर नहीं होगा, जल्दी बताइए। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर कौन है? तो याद रखिएगा शुभांकर इसका कौन है? तो फ्रिंज है, शुभांकर है। इसमें क्या होता है? फ्रिंज में टोपी है, यह 3 कलर का टोपी है, रेड, ब्लू और वाइट। आगे का देखिए, हाल ही में निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो निकोलस मादुरो जो है वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति चुनी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए देश में पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। सॉरी, खाली यहाँ पे लिखा हुआ हाल ही में हो जाएगा। हाल ही में पेरिस लतीफ़ ने, मनु भाकर और सरबजीत जो सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? तो शूटिंग में जो है देश के लिए दूसरा पदक जीता है। हाल ही में AI चैटबॉक्स सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा जो है AI चैटबॉक्स सेवा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र की पारा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? तो जिया राय का संबंध महाराष्ट्र से है। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो UPSC का जो नया अध्यक्ष है वो प्रीति सूदन को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा से पहले महानिर्देशक बनने वाले महिला अधिकारी कौन है? तो याद रखिए साधना सक्सेना जो है ये महिला अधिकारी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेर और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा परिमल जो है ये कॉल ऑफ द गिरी के लेखक है। याद रखिएगा किसके लिए? एशियाई शेर और संरक्षण के प्रयासों पर एक पुस्तक लिखी गई है, कॉल ऑफ द गिर, परिमल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा नाइट स्ट्रीट रेसिंग है। और 10 प्रश्न की ओर चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट और लेंगे। कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी टैंक रेडिएशंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किससे ने प्रारंभ किया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में
उत्तर प्रदेश में हुई हथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? जे ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो ये जोरावर जो है स्वदेशी हल्का टैंक है। आगे चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा जो है स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच, अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था, गौतम गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल्स द फास्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो रूस। तो याद रखिए, रूस का सर्वोच्च सम्मान है क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल्स द फास्ट कॉल। नेक्स्ट, हाल ही में गिर वर्कर विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो गिर विधेयक जो लाया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा गिर वर्कर विधेयक लाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है ये लॉन्च किया है टाटा असिस्टेड के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। आई होप कि ये आपका लास्ट सेशन था। टोटल 25 आप लोगों का पेज था। 25 पेजों को कंप्लीट कराने में 35 मिनट नॉर्मल आप सभी के बीच में लगा। फिर सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी जितने भी सदस्य इस परिवार से बैरागी रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत हो रही है। साथ ही साथ इस सेशन को इतना बेहतर बनाना है कि YouTube पे सबसे बेस्ट सेशन के रूप में ये उभरने वाला है। सबसे बेस्ट सेशन के रूप में उभरने वाला है। एक क्लास में आपका जो है रिवीजन का बूस्टर का काम करने वाला है। ज़रूर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। बस मेरी सपना ये बस इतना है कि एक वीडियो मतलब 1 से 2 घंटा के वीडियो में आपका लेवल उतना तक पहुँचे कि कोई नॉर्मल भर दिन पढ़े तब भी उसका नहीं पहुँचा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सभी को और जय हिंद जय भारत सभी को।